हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब चैनल लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ वर्कर कॉन्ट्रैक्ट्स एन ऑक्यूपेशनल डिसीज आफ्टर लीविंग द जॉब, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा गया है कि अगर कोई वर्कर है वो ऑक्यूपेशनल डिसीज से प्रभावित होता है और वो उसने तब तब हुआ है जब उसने अपनी सर्विस छोड़ दी है, तो कंपनसेशन से संबंधित क्या सही स्टेटमेंट है। तो इफ ही वॉज एम्प्लॉयड इन शेड्यूल थर्ड ऑक्यूपेशन, मतलब ये जो शेड्यूल थर्ड में जो ऑक्यूपेशन दिया है उसमें अगर एम्प्लॉयड था और डिसीज फिर होती है ऑकर्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ही विल रिसीव कंपनसेशन। ठीक है, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो यही है कि यदि वह अनुसूचित थर्ड के किसी व्यवसाय में कार्यरत था और रोग नौकरी के दौरान हुआ था तो उसे मुआवजा मिलेगा। यदि कोई कार्य इफ अ वर्कर वाज एम्प्लॉयड इन ए शेड्यूल थर्ड ऑक्यूपेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट डिसीज इवन आफ्टर लिविंग, अगर वो छोड़ने के बाद भी उसको फिर हो जाता है तो ही विल बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन इफ इट कैन बी प्रूवन दैट ही द डिसीज वाज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। पर वो ये प्रूव करना होगा कि ये जो डिसीज हुई थी उसको वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही हुई थी, है ना, उसी की वजह से हुई है। और उसके बाद भी अगर वो छोड़ देता है तो भी उसको उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मंथली वेजेस इज गिवन एज कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ वर्कमैन। अगर वर्कमैन की डेथ हो जाती है तो इस केस में कितना परसेंटेज मंथली वेजेस दिया जाएगा उस डिसीज पर्सन के घर। तो यहाँ पे 50% ऑफ मंथली वेजेस, उसका जो मंथली वेजेस था उसका 50% दिया जाएगा। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1A of the act, if a workman dies due to an injury at work, the compensation amount is 50% of his monthly wages multiplied by the relevant factor और a fixed amount of 80,000 whichever is higher। तो इसमें से जो भी ज़्यादा होगा उतना मिलेगा, मतलब उसका जो मंथली वेजेस था उसका 50% या फिर 80,000 जो भी हाइयर होगा। इस 50% में जो भी रिलेवेंट फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम कंपनसेशन अमाउंट पेबल इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन। वर्कमैन का जो परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो वहाँ पे मिनिमम कितना कंपनसेशन देने की बात कही गई है। तो मिनिमम यहाँ पे जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो 90,000 तक का है। तो अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B, if a workman suffers permanent total disablement, the compensation amount is 60% of his monthly wages multiplied by the relevant factor or a fixed amount of 90,000 whichever is higher। ठीक है, तो परमानेंट स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 60% या 90,000 जो भी ज़्यादा हो उतना दिया जाए। इफ़ अ वर्कमैन earns more than 5,000 per month, what will be his deemed monthly wages for calculating compensation। तो कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए उसकी जो वेजेस है वो क्या काउंट की जाएगी, तो 4,000 की जाएगी। According to section explanation 2 of section 4, if a workman earns more than 4,000 per month, अगर वो 4,000 से ज़्यादा अर्न कर रहा है पर मंथ तो his wages for compensation purpose will be deemed to be 4,000, तो 4,000 ही मानी जाएगी। In case of temporary disablement, what percentage of monthly wages is payable as compensation। तो जो पार्शियल मतलब टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कितना उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो 25% कंपनसेशन दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1D, इफ अ वर्कमैन सफर्स अ टेम्परेरी डिसेबलमेंट इधर टोटल और पार्शियल, ही इज इंटाइटल्ड टू अ half monthly payment equal to 25% of his monthly wages। Under the Workmen Compensation Act, if a workman dies, how much amount is the employer required to deposit for the worker's funeral expenses। तो उसको अगर कोई वर्कर डाई हो जाता है उस दौरान, ठीक है, तो फिर वहाँ पे उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस वर्कर्स का उसको कितना जमा करनी होगी, तो 2,500 2,500 रुपये उसको जमा करनी होगी। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन
4 of the Act, if a workman dies due to an injury at work, the employer must deposit 2,500 with the commissioner for the funeral expenses of the workman. Next, when does a half monthly compensation payment start in case of temporary disablement lasting less than 28 days? मतलब अगर जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट आया है वो 28 दिन से कम समय तक का ही रहता है, तो उसका जो पार्शियल जो मतलब वो दिया जाएगा कंपनसेशन, हाफ मंथली जो कंपनसेशन दिया जाएगा तो कब से शुरू होगा, मतलब उसके, तो ये है आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 days, 3 दिन का टाइम पीरियड का वेट करने के बाद वो टाइम पीरियड उसका शुरू होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2, इफ अ वर्कमैन सफर्स टेम्परेरी डिसेबलमेंट लास्टिंग लेस देन 28 days, कंपनसेशन पेमेंट स्टार्ट आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 days. मतलब अगर 3 दिन का वेट होगा और उसके बाद से जो दिन होंगे तब वो कंपनसेशन दिन के लिए दिन होंगे. इफ द डिसेबलमेंट लास्ट 28 days और मोर, अगर उससे भी ज़्यादा है तो पेमेंट स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट, तो जिस दिन से डिसेबलमेंट आ गया है उसी दिन से फिर डे काउंट होंगे. मतलब अगर जो डिसेबलमेंट आई है टेम्परेरी वो 28 दिन से कम की है तो वहाँ पे 3 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद कंपनसेशन के लिए दिन काउंट करेंगे. और अगर वो 28 दिन या उससे ज़्यादा का है तो उसी तुरंत इमीडिएटली वो काउंटिंग की जाएगी. Under Section 4A, subsection 3, if an employer delays the compensation payment for more than 1 month, what penalty can be imposed? तो अगर एम्प्लॉयर ने 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक का मतलब मुआवजे का भुगतान नहीं किया, 1 महीने भी ज़्यादा लगा दिया है उससे देने में, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे 12% जो है वार्षिक साधारण ब्याज है ना, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट एंड अधिकतम 50%, मैक्सिमम 50% तक का उसको एडिशनल दंड दिया जाएगा. सेक्शन 4 सबसेक्शन ए, सेक्शन 4A सबसेक्शन 3 के अनुसार यदि एम्प्लॉयर ने क्या किया, 1 महीने से ज़्यादा दिन का डिले कर दिया कंपनसेशन पे करने में, तो जो ड्यू अमाउंट है उसका 12% इंटरेस्ट देना होगा, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट देना होगा. और अगर वैलिड रीज़न नहीं पाया जाता है उसके लेट होने का तो वहाँ पर उसको 50% तक का और एडिशनल पनिशमेंट दिया जा सकता है. अंडर विच सेक्शन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वाज गिवन, है ना, तो किस सेक्शन में ये दिया गया है कि मतलब मेथड दी गई है कि वेतन की मतलब जो वेजेस है उसकी गणना कैसे की जाएगी, तो सेक्शन 5 में दिया गया है. तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि मतलब कंपनसेशन की गणना के लिए जो सैलरी के काउंटिंग कैलकुलेशन बोला गया है, तो यहाँ उसकी जो होगी जो उसकी मंथली वेजेस की गणना करने के लिए प्रोसेस दी गई है सेक्शन 5 में. और इसमें है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 12 महीने से कार्य कर रहा है, कंटिन्यूसली 12 मंथ से काम कर रहा है, तो उसका वेतन पिछले 12 महीनों के कुल वेतन का 1/12 होगा. इफ अ वर्कर हैज वर्कड फॉर लेस देन 1 month बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने से पहले मतलब उसका 1 महीने एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले 1 ही महीने 1 month बिफोर हुआ है मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, हाउ विल हिज मंथली वेजेस बी कैलकुलेटेड? मतलब 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ और फिर एक्सीडेंट होता है तो फिर उसकी सैलरी कैसे वो काउंट की जाएगी, है ना. तो यहाँ पे जो होगा जिस कार्य पर वो कार्य कर रहा था उसी कार्य के लिए अन्य कर्मचारियों के वेतन के औसत के आधार पर, तो जिस पोस्ट पे वो मतलब जिस पर काम के लिए वो रखा था तो जो दूसरे वर्कर्स है उनकी जो सैलरी उन सबका मतलब उसका एवरेज निकाल के जो भी आएगा वो आ जाएगा. तो सेक्शन 5 सबसेक्शन बी बोलता है, क्लॉज बी, यदि कार्यकर्ता की दुर्घटना से पहले 1 महीने से कम समय तक कार्य किया है तो उसका वेतन उस क्षेत्र में समान कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों के वेतन के औसत के आधार पर तय किया जाएगा. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनसेशन इन केस ऑफ डिसीज वर्कर? अब जो डिसीज वर्कर है वो उसकी डेथ हो गई है तो फिर अब उसको कंपनसेशन देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ठीक है, तो मुआवजा केवल जो लेबर कमिश्नर उसके पास जमा किया जाएगा और वही उसे वितरित करेगा.
सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता मुआवजा सीधे परिवार को नहीं दे सकता, मतलब एम्प्लॉयर डायरेक्ट डिसीज फैमिली को नहीं दे पाए सकता है, उसे जो लेबर कमिश्नर है वहाँ पर जमा करना होगा और फिर वो उसे जो फैमिली है उसको वितरित करेगा। अंडर विच सेक्शन कैन अ वर्कर और एम्प्लॉयर अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ हाफ मंथली पेमेंट, मतलब उनको उनका जो हाफ मंथली पेमेंट है उसका रिव्यू कराना है, तो वो किस सेक्शन में इसके लिए आवेदन किया जा सकता है? तो सेक्शन 6 में ये आवेदन किया जा सकता है कि उसका जो हाफ मंथ का जो पेमेंट होना है उसका रिव्यू करिए। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग यदि किसी कर्मचारी को आधे महीने का भुगतान मिल रहा है तो नियोक्ता या कर्मचारी यह दावा कर सकते हैं कि कर्मचारी की स्थिति बदल गई है और इस आधार पर भुगतान की समीक्षा कराई जा सकती है। Next, in case of permanent disability, how is half monthly payment converted into lump sum? ठीक है, आधे महीने का जो भुगतान है वो एक मुश्त राशि में कैसे बदला जा सकता है परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में? तो ये जो है ऑर्डर ऑफ द जो लेबर कमिश्नर है उसके ऑर्डर से किया जा सकता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में ये बोला गया कि यदि कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो लेबर कमिश्नर जो है आधे महीने के भुगतान को एक मुश्त राशि में बदलने का आदेश दे सकता है। What is the interest rate for delayed compensation under section 4A subsection 3? तो डिले अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 12% पर एनम केस में इंटरेस्ट देना था और फिर उसके बाद भी 50% एडिशनल भी दिया जा सकता है दंड। अंडर सेक्शन 4A सब clause 3 of the workman compensation, if an employer delays compensation, they are liable to pay an interest of 12% per annum on the due amount. This provision ensure timely payment of compensation to be affected workers. What is the minimum compensation deposit amount under section 8 subsection 2? ठीक है, तो कितना करना है? मिनिमम 10 रुपए। According to section 8 subsection 2 of the act, in case where the compensation amount is to be distributed among dependents, the minimum amount to be deposited with the commissioner for labor is 10 rupees. The deposit ensures that dependent receive the rightful compensation. Under which section is compensation distribution among dependents discussed? तो section 8 में इसके distribution के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है हु कैन अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट। तो जो हाफ मंथली पेमेंट का जो कंप्यूटेशन है उसके समायोजन के बारे में कौन अप्लाई कर सकता है? तो ये एम्प्लॉयर भी कर सकता है, इधर एम्प्लॉयर और वर्कर। Under the Workmen Compensation Act, either the employer or the worker can apply for commutation of हाफ मंथली पेमेंट इनटू अ लम सम अमाउंट। जो हाफ मंथली उसको मिल रहा है वो उसकी जगह वो लम सम अमाउंट ले ले। दिस प्रोविजन हेल्प्स इन केस वेयर वन टाइम पेमेंट इज मोर बेनिफिशियल देन पीरियडिकल पेमेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेक के साथ। थैंक यू।